ओके, तो जब हम बायोटेक की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इसे हम बोलते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप डीएनए को अल्टर कर रहे हो। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल, उसे हम कहते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यू आर डूइंग हियर द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड अल्टरेशन करने के बाद आपने कुछ डीएनए के अंदर चेंजेस करने के बाद आपने उसे फिर डालोगे आप अपने होस्ट एनिमल के अंदर, होस्ट एनिमल या होस्ट प्लांट जो भी आपका होगा उसके अंदर आप उस डीएनए को आप वहां पे डाल दोगे। सेकेंड प्रोसेस जो यहाँ पे होता है दैट इज बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। सो बायो प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पे क्या होगा ना कि आपने जो भी अपना एक एनिमल है, समझो एक प्लांट है, उसके अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना वहां पे डाल दिया, अपना एक फॉरेन डीएनए आपने वहां पे डाल दिया। अब आप चाहते हो कि आपका प्लांट ग्रो करे, या समझो आपके पास एक बैक्टीरिया है, आपने बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डाल दिया। नाउ यू वांट दैट बैक्टीरिया टू ग्रो रैपिडली, यू वांट दैट बैक्टीरिया टू ग्रो रैपिडली एंड इंक्रीज इट्स नंबर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायो प्रोसेसेस। तो जब भी आप माइक्रोब्स को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप लैब में ग्रो करना चाहते हो, then you need to have a sterile environment, you need to have vaccines, antibiotics, enzymes for that। ये सारी कंडीशन के अंदर आप उन्हें ग्रो कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूं मेरे माइक्रोब्स को ग्रो करना इंडस्ट्रियल लेवल पे, सो आई विल बी ग्रोइंग देम इन द बायोरिएक्टर, मैं उन्हें लार्ज स्केल पे वहां पे अपना ग्रो कर सकता हूं। सो आई कैन एक्चुअली ग्रो देम ऑन द लार्ज स्केल्स पे, मैं उन्हें वहां पे ग्रो कर सकता हूँ। नाउ सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे आते हैं टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल लाइक योर डीएनए एंड आरएनए को आप यहाँ पे अल्टर करें, यू कैन ऐड देम इनटू द एनिमल एंड उससे क्या होगा, उनका फिनोटाइप वहां पे चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग इन देम। एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली जो भी आपके माइक्रोब्स आपके यहाँ पे होंगे, बैक्टीरिया होंगे, आप उन्हें ग्रो करना चाहते हो इन अ स्टेराइल एनवायरमेंट। स्टेराइल एनवायरमेंट के अंदर आप उन्हें वहां पे ग्रो करना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो रैपिडली, ताकि आप उनमें से अपने फायदे की चीजें आप निकाल सको। ठीक है, सो एडवांटेज क्या होते हैं आपके सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे ओवर, सॉरी व्हाट इज एडवांटेज ऑफ माय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द असेक्सुअल वन? आपको वेरिएशन मिल जाएगा, यू विल हैव द डिजायर्ड ट्रेट्स, सम टाइम अनडिजायरेबल ट्रेट्स आर आल्सो सीन। तो कई बार आपके अनडिजायर्ड ट्रेट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सहीवाल होल्स्टीन आर द टू काउस जिसको अगर आप मिक्स करते हो कैन हाइब्रिड एनिमल आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हाइब्रिड एनिमल मिलने के साथ साथ होता क्या है ना, कई बार आपको अनवांटेड ट्रेट्स भी आपको मिल जाते हैं। मतलब जो आपके काम का ट्रेट है वो तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ समटाइम व्हाट विल हैपन, यू विल आल्सो गेट सम अनवांटेड ट्रेट्स आर आल्सो सीन ओवर देयर। सो asexual reproduction preserve the genetic information while sexual reproduction permits variation. Traditional hybridization procedures are used in plants and animal breeding, which often lead to inclusion, multiplication of undesirable genes along with the desired genes. कई बार ऐसा होता है कि आपको undesired genes भी आपको मिल जाते हैं desired gene के साथ साथ। अब ये चीज को मैं रिमूव कर सकता हूँ विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक। बायोटेक की मदद से मैं क्या ध्यान रख सकता हूँ कि अगर मुझे प्लांट में दो ट्रेट्स चाहिए, दो स्पेसिफिक ट्रेट्स मुझे प्लांट में चाहिए, मैं उन्हें डाल सकता हूँ विद द फील्ड ऑफ माय बायोटेक। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक शीप है विच इज अ क्लोन शीप, और मैं कहूंगा इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल यहाँ पे जिसके अंदर आपको ज्यादा बुल मिल जाए, जस्ट एग्जाम्पल। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो आप जनरली करते क्या हो, जब भी आप बायोटेक की बात करते हो, डिस्कस अबाउट दिस फील्ड और दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आपने यहाँ पे बात करना है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में से आप निकालोगे अपने प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड इज योर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड को आप जब बाहर निकालते हो, प्लाज्मिड के अंदर आपने डालना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां से आपने निकालना है। सो आपने अपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां से निकाल लिया, समझे आपने एक एलियन डीएनए को वहां से आपने निकाल लिया, और इस एलियन जीन को आपने लगा दिया होस्ट डीएनए के अंदर। कोई दूसरे प्लांट में से आपने सेल निकाला, उसके डीएनए के अंदर आपने उसे लगा दिया, और फिर इस डीएनए को आप डाल दोगे इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। सो विल ऐड दिस पर्टिकुलर डीएनए इनटू द प्लांट। सो बेसिकली आप जब ये करते हो तो आपने क्या किया, आपने एक यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना लिया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जीन को निकाला मेरे बैक्टीरिया में से और उस जीन को मैंने प्लांट के अंदर पहुंचा दिया। राइट, मैंने एक बार उस जीन को प्लांट में पहुंचा दिया, देन दैट प्लांट बिकम्स माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, मेरे यहाँ पे वो बन जाएगा। ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट जब भी आप बात करते हो, whenever you discuss about my DNA, a DNA will always have a ORI. A DNA will always have a ORI, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a origin of replication. Now this ORI which is called as my origin of replication, ये मेरी वो लोकेशन होती है जहां से replication मेरे यहाँ पे स्टार्ट करेगा। This is a point from where I'll be finding the replication is going to start.
ओके, therefore multiplication of an alien piece of DNA interorganism it needs to be a part of my chromosome. देखो याद रखना, ORI जो आपको यहाँ पे होता है, आप वहां से आपका रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। आपको आपके फॉरेन डीएनए को लगाना है अपने डीएनए के अंदर इस तरीके से ताकि वहां पे आपका वो पास में हो टुवर्ड्स द ORI। सी यहाँ से हम देखते हैं which is responsible for the initiating the replication. Therefore, for multiplication of any piece of DNA in an organism, it is needed to be part of a chromosome which has a specific sequence known as my ORI, origin of replication. Thus, the alien DNA is linked to a origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself into the host organism. हम ये अंदर वहां पे डालते इसलिए ताकि मेरा alien piece of DNA वहां पे replicate कर सके और अपना वहां पे नंबर बढ़ा सके। That is why we do that. ठीक है, This is called as my cloning. अब क्लोनिंग में सिंपल यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने एक फॉरेन डीएनए यहाँ पे अपना लिया, ये आपने कहते फॉरेन डीएनए, ठीक है, आपने यहाँ पे फॉरेन डीएनए आपने यहाँ पे लिया, इस फॉरेन डीएनए को आपने लगा दिया अपने क्रोमोसोम के अंदर, मतलब अपने डीएनए के अंदर एक आपने यहाँ पे लगा दिया। नाउ यू अलाउ द सेल टू रेप्लिकेट। अब आप चाहते हो कि आपका सेल यहाँ पे रेप्लिकेट करे। अगर मेरा सेल यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, उसका नंबर अगर यहाँ पे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, उस फॉरेन डीएनए का नंबर भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा। द फॉरेन डीएनए वी हैव ओवर हियर विल आल्सो इंक्रीज इन नंबर। दिस इज कॉल्ड एज माय जीन क्लोनिंग। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जीन क्लोनिंग। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जीन क्लोनिंग होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये चीज को आपको यहाँ पे, दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू कि क्लोनिंग के अंदर आप कुछ नहीं कर रहे, आप फॉरेन डीएनए को आप डाल रहे हो सेल के अंदर एंड देन यू अलाउ द सेल टू रेप्लिकेट, यू अलाउ द सेल टू डुप्लीकेट, यू अलाउ द सेल टू इंक्रीज द नंबर। अगर सेल का नंबर बढ़ेगा तो आपके फॉरेन डीएनए का नंबर भी आप वहां पे बढ़ेगा। इसको ही हम कहते हैं एज अ क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब कार्बन कॉपी बनाना, बेसिकली कई सारी कार्बन कॉपी बनाना अपने डीएनए की यूजिंग द सेल्स, दैट्स कॉल्ड एज क्लोनिंग। स्टैनली कोहर और हर्बर्ट बॉयर ने यहाँ पे किया था सबसे पहले अपना क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट इन 1972। तो देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्तेमाल किया था आपको यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया इज नोन टू हैव अ क्रोमोसोमल डीएनए, राइट। उसके साथ द बैक्टीरिया विल आल्सो हैव द प्लाज्मिड। तो इन्होंने किया सैल्मोनेला टाइफी में से उसका जो प्लाज्मिड था उसमें से उन्होंने निकाला आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। प्लाज्मिड में से उन्होंने यहाँ पे निकाला आपका यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया। वो जीन निकालने के बाद, वो जीन वैसे निकाला कैसे, दे यूज्ड एंजाइम। एंजाइम वाज माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम की मदद से वो अपने काम का जीन यहाँ पे निकाल पाए थे। एक बार अपने काम का जीन आपने यहाँ पे निकाल लिया, उसके बाद ये जीन को उन्होंने डाला दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो था आपके यहाँ पे ई कोलाई। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जीन को यहाँ पे बाहर निकाल लिया एंड नाउ वो ई कोलाई बैक्टीरिया को पकड़ के लाए। ई कोलाई बैक्टीरिया में से उन्होंने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसके अंदर उन्होंने डाला अपने एलियन डीएनए को, जो हमने निकाला था ना सैल्मोनेला में से, उसको उन्होंने यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही उन्होंने उस डीएनए को यहाँ पे लगा दिया, आप जानते हो उस डीएनए को यहाँ पे लगाने के लिए यू नीड टू हैव अ एंजाइम, दैट्स माय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की मदद से आप उसे यहाँ पे लगा सकते हो। एक बार आपने उसे वहां पे लगा दिया, नाउ दिस प्लाज्मिड कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द बैक्टीरिया और अब ये बैक्टीरिया आपका ग्रो करेगा। अगर ये मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है देन आई विल फाइंड मेरा ये जो फॉरेन डीएनए है ये भी मेरा वहां पे रेप्लिकेट करेगा, उसका भी नंबर आपका बढ़ेगा वहां पे एंड दिस डीएनए इज कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि आपने यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए लगा दिया ना, दैट इज व्हाई जो डीएनए आपको यहाँ पे अंदर मिल रहा है ना, दिस डीएनए विल बी कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब ये मेरा बैक्टीरिया अपनी नंबर बढ़ाएगा सो यू विल फाइंड कि आपका मल्टीपल कॉपीज आपको बन के आपको मिल जाएगी आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। अगर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर आपका यहाँ पे बन रहा है देन आई कैन एक्सपेक्ट कि वहां से उसका प्रोटीन भी बन रहा होगा। यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे उसका प्रोटीन सिंथेसिस भी आपको वहां पे हो रहा होगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या ये वाली बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इवन दो यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये समझ नहीं आ रहा देन बता देना। अगर रिवीजन के टाइम पे भी अगर लग रहा है ना कि सर ये चीज क्लियर नहीं है देन प्लीज लेट मी नो, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका इसमें थोड़ा सा लाइक ग्रिप नहीं था। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय स्टैनली बोयर एंड योर कोहर। सो दिस इज समथिंग डन बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन ने ये चीज आपके यहाँ पे कर ली थी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं। यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइक योर एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। ये हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पर्पस के लिए, हम तो हमारे लिए कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। कोई मुझे बताएगा
आपके बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, उसका काम बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दोस एंजाइम्स इन द बैक्टीरिया? बताइए अंशिका शर्मा, बोलिए। सर ये बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल सही। दीज एंजाइम्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। वहां से उसे ये लोग बचाएंगे यहाँ पे। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। उसे हम आगे देखते हैं वापस से। याद रखना बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को डैमेज करता है, मतलब जाके उसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटने के लिए उनके पास ये एंजाइम्स होते हैं। हम अपना इस्तेमाल करते हैं फॉर अवर पर्पस के लिए। सो यू हैव अ पॉलीमरेज एंजाइम, यू हैव अ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? अनम्यूट करके वैसे बता दो, लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ने का। जोड़ने का। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में आपकी मदद करता है। यू हैव वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अलावा यू कैन हैव आल्सो अदर वेक्टर एज वेल, रिट्रोवायरस, यू कैन हैव एग्रोबैक्टीरियम, टूनिफिशियन। तो अलग अलग वेक्टर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। रिट्रोवायरस अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कौन से सेल में फॉरेन डीएनए डालने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। रिट्रोवायरस का इस्तेमाल मैं करता हूँ एज अ वेक्टर कौन से सेल में? अपने फॉरेन डीएनए को डालने के लिए। एनिमल सेल। एनिमल सेल। एनिमल सेल में अगर मुझे पहुंचाना हो मेरा यहाँ पे डीएनए, देन आई विल बी यूजिंग माय रिट्रोवायरस। एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड द डीएनए इनटू द प्लांट। प्लांट्स। ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन दिस। नाउ you have your restriction enzymes over here, and these enzymes will be having your will have some role, right? तो वो जो रोल आपको अंशिका ने यहाँ पे बताया हम सबको, वही चीज इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरली होता क्या है ना, you have a bacteriophage। समझे? आपका ये बैक्टीरियोफेज आपका ऊपर आके बैठ चुका है यहाँ पे। दिस बैक्टीरियोफेज विल एक्चुअली अटैक द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाए? इट कैन सेव इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये जो आर लिखा हुआ है, दैट्स अ एंजाइम। ये एंजाइम जाके जो बैक्टीरियोफेज का जो वायरल डीएनए होता है उसको जाके वो कट कर देता है। उसको जाके वो कट कर देगा, और उससे आके वो कट कर देगा ना, अल्टीमेटली क्या होगा आपको यहाँ पे? यू विल हैव फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ओवर हियर। आपको यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से आपको ये चीज आपको यहाँ पे हो जाती है, राइट? आफ्टर दैट यू विल फाइंड यू हैव वन मोर एंजाइम कॉल्ड एज मिथाइलेज। अब बात यहाँ पे ये आती है बेटा कि आपका जो खुद का डीएनए है वो अपने आप को कैसे बचा पाता है फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर आपके पास ये कैंची है तो कैंची आपके डीएनए को भी जाके काट सकती है, बट ऐसा नहीं होता। इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यू डोंट फाइंड कि खुद के डीएनए को जाके आप वहां पे कट कर रहे हो। तो ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ द एंजाइम मिथिलेज। मिथिलेज एंजाइम की मदद से व्हाट विल बी हैपनिंग दैट दिस एंजाइम विल ऐड द मिथाइल ग्रुप। ये एंजाइम आपका मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा अपने खुद के डीएनए के ऊपर। Once this enzyme will add the methyl group on its own DNA, what will happen कि आपके खुद के डीएनए को आप वहां पे कट नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि आपका जो बैक्टीरिया का जो डीएनए यहाँ पे होगा उसके ऊपर लगा होगा मिथाइल ग्रुप। याद रखना, उसको मिथाइल ग्रुप लगा होगा। इस वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसे कुछ नहीं करता। तो ये बात याद रखना, ये मिथाइल ग्रुप कौन लगा रहा था? मिथाइलेज। तो याद रखना ये दो चीज आपको रखनी है, दैट द बैक्टीरिया विल हैव टू एंजाइम, मिथाइलेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और दोनों का काम आपको मालूम होना चाहिए कि मिथाइलेज यहाँ पे क्या कर रहा है और आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, चलो। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज माय हिंट टू। ये आपका डिस्कवर किया गया था सबसे पहले आपका यहाँ पे, राइट? इट वाज फाउंड दैट हिंट टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये एक सर्टेन स्पेसिफिक सीक्वेंस जाके कट करता था, उसको हम कहते थे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जाके वो कट करता था। एंड दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जहां पे जाके मेरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके कट कर रहा है एक स्पेसिफिक लोकेशन को, उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हाइंड टू। याद रखना, आपके बैक्टीरिया में से कई सारे एंजाइम्स आपने आइसोलेट किया अभी तक। अराउंड 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। सो इतने बैक्टीरिया में से इतने सारे एंजाइम निकाल चुके हैं, और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके। ऐसा नहीं कि हर जगह जाके कट करेगा, इट विल ओनली कट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। और उस लोकेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये नेमिंग है आपका, नेमिंग यू कैन हैव अ लुक एट फ्रॉम योर साइड। नेमिंग कैसे करते हो हम
इग्नोर कर इस चीज को। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड बाय न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स को, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। दीज आर टू काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। सो दो टाइप के आपको यहाँ पे एंजाइम्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, यू हैव एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। Exonuclease will cut the DNA from the end part. Exonuclease remove the nucleotide from the end of the DNA, whereas endonuclease makes a cut at a specific position within the DNA. तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। So आपका DNA आपका यहाँ पे आएगा and will make a cut at a specific location। यहाँ पे it will cut the DNA at हाँ जी अभिषेक बताइए, बोलिए। सर ये एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस समझा देना सर दोबारा से। एक्सोन्यूक्लियस जो बेटा होता है ना आपका, ये आपका डीएनए को कट करेगा हमेशा एंड में से। समझो आपका ये डीएनए आपका यहाँ पे, राइट, इधर डीएनए। सो एक्सोन्यूक्लियस विल ऑलवेज हैव अ कट फ्रॉम द टिप, विल कट द एंड्स ऑफ द डीएनए। ये आपके डीएनए के एंड्स पे जाके टारगेट करेगा। ऑन द अदर हैंड जो एंडोन्यूक्लियस आपका यहाँ पे होता है ना, ये आपका एक स्पेसिफिक बीच में आके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आके टारगेट करेगा। इट विल गोइंग टू कट द स्पेसिफिक सीक्वेंस एट अ स्पेसिफिक लोकेशन को जाके वो टारगेट करता है। That is what my endonuclease are known for. Exonuclease एकदम टिप से एंड पे जाके वो कट करेगा डीएनए को। So removes the nucleotide from the end of the DNA, whereas endonuclease make a cut at specific position within the DNA. ये फर्क होता है इसके अंदर, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए ना। यहाँ पे आप कट कर रहे हो, तो देखिए आपके यहाँ पे ई को रहा है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस था आपका यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पे आके आपका इको R1 जो आपका इको R1 जो आपका यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो यहाँ पे आके कट करेगा। सो इट विल कट एट अ स्पेसिफिक लोकेशंस ओवर हियर। जब वो स्पेसिफिक लोकेशन पे आके यहाँ पे आपका कट करता है, यू विल हैव स्टिकी एंड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। यहाँ पे आपके स्टिकी एंड्स बन के आपके हाथ में आ रहे हैं। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, यू विल फाइंड स्टिकी एंड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। तो जब आप यहाँ पे कट कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग स्टिकी एंड्स विल गेट फॉर्म्ड इन दिस। यू कैन सी दिस थिंग हैपनिंग ओवर हियर। अब ये स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए बाद में, तो बेसिकली आपने स्टिकी एंड्स बना लिया है, उसके बाद अपना फॉरेन डीएनए आप यहाँ पे लगा दो। यू कैन ऐड योर फॉरेन डीएनए इन दिस। एक बार आपने यहाँ पे अपना फॉरेन डीएनए यहाँ पे लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी एडेड विद द फॉरेन डीएनए को आप जोड़ोगे कैसे, विद द लाइगेज। आप फॉरेन डीएनए को आप यहाँ पे जोड़ दोगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि आपने इसे कट किया, आपने फॉरेन डीएनए को यहाँ पे लगा दोगे। लगाने के लिए, चिपकाने के लिए आपको इसके यहाँ पे किसका इस्तेमाल यहाँ पे करोगे, दैट इज गोइंग टू बी द लाइगेज ओवर हियर। तो लाइगेज की मदद से आप यहाँ पे इसे आप अटैच करोगे। This is something you should be knowing in this, right? Each restriction endonuclease function by inspecting the length of a DNA. हर एक वो जाके देखेगा एक सीक्वेंस को, और उसके बाद will find a specific recognition sequence. It will bind to the DNA and will cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. वो जाके एक specific point पे जाके कट करेगा उसके sugar phosphate backbone को। Each restriction endonuclease recognizes a specific पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। वो जाके हर एक एंजाइम जाके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जाके कट करेगा, उसे पहचानेगा, उसे वहां पे आके कट करेगा। एग्जांपल जैसे हमने मैडम का एग्जांपल, लाइक सीक्वेंस जो आपका आगे आप पीछे से अगर आप रीड करोगे तो सेम ही आएगा। जो सीक्वेंस यहाँ पे दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी वाले सीक्वेंस, वो याद रखना, इसके बाहर के कोई सीक्वेंस आपको पूछेगा नहीं। सो यू शुड नो दिस सीक्वेंसेस ओवर हियर, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके यहाँ पे फॉरेन डीएनए को आपने यहाँ पे कट किया, वेक्टर के साथ ज्वाइन किया, यू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज अ लाइगेज एंजाइम का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन सी ओवर हियर, आपने कैसे अपने यहाँ पे डीएनए को कट किया और अपने फॉरेन डीएनए को यहाँ पे उसके साथ अटैच कर दिया, एंड दैट बिकम्स माय recombinant DNA over here. So you have foreign DNA which will be added into the vector, right, at a specific location. Ligase की मदद से आप उसे यहाँ पे join कर दोगे. Using the ligase, you will join the foreign DNA over here, and then you will have a recombinant DNA will get formed in this. एक बार आपका recombinant DNA आपका बन गया, then you can add the DNA into the cell. आप इसे आप यहाँ पे cell पे डाल के you can allow them to grow. Simple सी बात है. Recombinant DNA बन जाता है, then you allow them to grow rapidly. That's what we have to know. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है आपके सामने, यहाँ पे यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना है, जीन क्लोनिंग हम देख चुके क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, वी हैव सीन दैट। रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आप इवन कह सकते हो एज अ क्लोनिंग साइट, इसको आप इवन कह सकते हो यहाँ पे एज अ क्लोनिंग साइट। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, क्या आपको क्लोनिंग साइट्स आपके जनरली आपके
प्लाज्मिड के अंदर ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हाउ मच क्लोरीन साइड यू शुड बी हैविंग इन द प्लाज्मिड? क्या लगता है? सर कम होनी ज्यादा चाहिए। होनी चाहिए सर। एक ही होना चाहिए। अरे एक ही होना चाहिए। द क्लोनिंग साइट और रेकग्निशन सीक्वेंस शुड बी ओनली वन ओवर देयर, वो सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही वहां पे आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वो ज्यादा हुआ देन तो प्रॉब्लम क्या आएगा? यू विल हैव मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। आपके डीएनए के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां पे। याद रखना, क्लोनिंग साइट शुड बी ऑलवेज वन। अगर आपकी क्लोनिंग साइट ज्यादा हुई, देखो क्लोनिंग साइट एंड रिकग्निशन सीक्वेंस आर द सेम थिंग। अगर आपका रिकग्निशन सीक्वेंस अगर एक एंजाइम का ज्यादा हुआ, मतलब एक डीएनए के अंदर ज्यादा हुआ है, तो आपके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपके बन जाएंगे। यू विल फाइंड बहुत ज्यादा डीएनए के आपके फ्रेगमेंट वहां पे आपके बन सकते हैं। जनरली व्हाट यू शुड प्रेफर, द क्लोनिंग साइट शुड बी ऑलवेज वन। एक प्लाज्मिड के अंदर क्लोनिंग साइट आपको एक ही चाहिए ताकि आपके ज्यादा फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे ना बने। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारा प्रोसेस हम यहाँ पे सीखते हैं, दैट इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आप क्या करते हो, सॉरी, इसमें आप क्या करते हो दैट यू टेक अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपने डीएनए को डाला और डीएनए के आपने कर दिए कई सारे फ्रेगमेंट्स। यू कैन यूज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड यू कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ओवर हियर। अब फ्रेगमेंट्स को आप डाल दोगे आप इस ट्रे के अंदर, ये भी आपके यहाँ पे ट्रे, हम ट्रे के अंदर फ्रेगमेंट को आप डालोगे। मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि ट्रे के अंदर आप पहले कुछ डालते हो, सो ट्रे के अंदर आप पहले यहाँ पे कुछ डालोगे, तो आप क्या डालते हो प्रोसेस रन करने के पहले? बताइए बताइए, अभिषेक बताइए, व्हाट यू ऐड इन द ट्रे? एग्रोस जेल सर। अगारोस जेल मुझे कहाँ से मिलता है अभिषेक? सीवीड से। ये सीवीड के नाम क्या होता है? एनीवन वांट टू टेल मी दिस? अगार मुझे कहाँ से मिलता है, कोई बताएगा? ये आपने अपने 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। सर अगार रेड एल्गे। रेड एल्गे, बहुत बढ़िया, यू गेट देम फ्रॉम रेड एल्गे। एंड कौन से दो रेड एल्गे हम इस्तेमाल करते हैं? सर सरगेसम एंड सरगेसम ब्राउन होता है अभिषेक, ब्राउन होता है वो। ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम, थोड़ा जाओ याद करो, ऐसे आता था नाम, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम की मदद से यू यूज्ड टू गेट अ अगार जेल। ठीक है, सो अगार जेल आपने यहाँ पे डाल दिया है, सो यू हैव एडेड द अगार जेल ओवर हियर। अगार जेल डालने के बाद यू कैन क्रिएट द होल्स इन देम, यू कैन क्रिएट द होल्स इन देम, राइट, एंड देन यू कैन ऐड योर डीएनए। आपने यहाँ पे डीएनए लोड कर सकते हो। याद रखना, वन साइड इज माय गोइंग टू हैव अ कैथोड एंड अदर साइड विल बी माय एनोड। कैथोड वाली पोजीशन पे जो आपकी नेगेटिव साइड होती है, वहां पे आपने डीएनए को लोड करना है। सो कैथोड वाली पोजीशन के ऊपर यू विल बी एडिंग द डीएनए ओवर देयर, सो इन दैट एरिया यू विल बी लोडिंग द डीएनए। आपने उसे वहां पे लोड कर दिया, आपके गारोस ट्रे के अंदर यू हैव लोडेड द डीएनए ओवर देयर, राइट। नाउ यू कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब आप उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ। नाउ व्हाट हैपेंस, यू विल बी फाइंडिंग योर फ्रेगमेंट्स विल स्टार्ट मूविंग ओवर देयर। आपके फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे मूव करना यहाँ पे चालू करते हैं। योर फ्रेगमेंट्स विल स्टार्ट मूविंग ओवर देयर एंड वंस दिस फ्रेगमेंट्स विल स्टार्ट मूविंग इन दैट पर्टिकुलर जेल, you will be finding over that, but these fragments will start moving as you run the electric current in them. और रूल आपके यहाँ पे क्या कहता है? The larger fragment will not travel the longer distance. Larger fragment जो आपके यहाँ पे होगा, आपका longer distance आपका travel नहीं करेगा। जो आपका smaller fragment आपके यहाँ पे होगा, that is going to travel the longer distance. तो larger fragment will not travel a longer distance, but आपका जो smaller fragment आपके यहाँ पे होगा, ये आपका काफी लंबा distance आपके यहाँ पे travel, it can actually travel a very long distance over here. So smaller fragment will travel further and can be seen towards the anode. So जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना दूर तक हो जाएगा and will be seen nearby the anode. तो आपको ये बात याद रखनी है, आता है क्वेश्चन के अंदर, फ्रेगमेंट कहां से कहां मूव कर रहा है। इट इज मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब जब आपके फ्रेगमेंट्स ने आपके यहाँ पे मूव कर लिया, ये सब होने में आपका लगेगा आपका आधा घंटा। एक और चीज याद रखना, योर डीएनए विल बी नेगेटिवली चार्ज, और उसका रीजन यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप। Because of the phosphate group, you will be finding the DNA is going to be having the negative charge over there. Because you will have a negative charge of the DNA, DNA will have negative charge, and जब आप इसे रन कर लेते हो, you cannot observe them directly. अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? If I have to observe them, what I have to do in this? अगर मुझे अपनी DNA को observe, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ? इथेरियम ब्रोमाइड का सब्सटेंस डालना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं डालूंगा यहाँ पे इथेरियम ब्रोमाइड, और उसके बाद मैं उन्हें कहाँ पे कैसे ऑब्जर्व कर पाऊंगा? यूवी रेस। एक्सरे के अंदर। यूवी रेज के अंदर। एक्सरे नहीं अभिषेक, कुछ भी लाइक मत बोला करो। You will have to observe under the UV rays. So you'll be adding the yttrium bromide and then you'll observe under the UV rays. आपको यहाँ पे ऑरेंज बैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, and now
what you will find happening in this, no, that these bands, when you observe them on the tray, right, you will take them out. जो आपके essential bands आपके होंगे, you are going to take them out, and that process is called as mod. जब मैं अपना specific band वहां से निकालूंगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? Illusion. Right. So extraction of DNA fragment from the gel is called as my illusion. तो आपको याद रखना है कि इथेरियम ब्रोमाइड के ऊपर आपने रन करने के बाद, मतलब डालने के बाद, you will observe them under the UV rays, and then you can actually take out your concerned bands, and that is called as my illusion. यहाँ पे ये करते हो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर. सिंपल है, सारे स्टेप्स याद रखना है, तो बहुत सिंपल, याद रखना है आपको ये चीजें, एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. ठीक है, वी कैन कट द डीएनए. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, इसका आंसर क्या होगा? Restriction enzyme. ठीक है. Who isolated the antibiotic resistant gene from a cellular typhe in 1932? बता दो वैसे अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर दोस्त है? Second option. Cohen and Bohr. ऑप्शन बी, राइट, सही. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोर, राइट. अच्छा ये बताओ, ये जेकब एंड मोनार्ड क्या कर रहे थे? lack of pronoun. Very good, right. They actually discovered the lac operon, right. ये बताइए इसमें आपका क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा? इको R1 जो आपका यहाँ पे होता है, ये कौन से सीक्वेंस को आपका यहाँ पे कट करेगा? बताइए मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, क्या होगा इसका आंसर? A option. सी लग रहा है आपको? Sir, A. आप एरो को देखो, एरो को. अच्छा ए लग रहा है, एरो को देखो बेटा, एरो को देखो, एरो कहां से कट कर रहा है? बताओ, बाकी लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन बेटा यहाँ पे होगा. आपको एरो को फॉलो करना है कि एरो वहां पे कट कहां पे कर रहा है. सो दैट विल बी द राइट कट, विल फाइंड हैपनिंग विद माय ई कोराई रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, वो ये कट करेगा. ठीक है. देन आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये ई कोराई के अंदर आर किसके लिए स्टैंड करता है? वैसे ही बोल दो बेटा अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? Strain. Right. So R stands for my strain in this. True. इसका भी आंसर होगा E. coli cuts palindromic sequence which produces the overhanging stretches called as sticky ends on each strand. These are named sticky because. These are named sticky because. बताइए बताइए, बोलिए सना, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? Sir, D option. ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा. यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और एरर. दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स एंड दे फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज. दैट्स व्हाट योर ऑप्शन डी इन दिस. सर इसमें सी तो बोलो. रॉन्ग होना चाहिए ना? नहीं, सी आपका यहाँ पे आएगा. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज जब आपने ओवरहैंगिंग स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे होंगे ना, दे विल बी एक्चुअली बीन यूज्ड. इनकी मदद से तो आप इन्हें जोड़ पाओगे, उनकी मदद से आप बेसिकली इन्हें जोड़ पाओगे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज. सबके डीएनए लाइगेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. एंड बिकॉज यू हैव ओवरहैंगिंग सीक्वेंस ओवर देयर, इनको जोड़ने के लिए इन द एंड यू विल बी हैविंग दिस डीएनए लाइगेज ओवर देयर. अगर आपके ओवरहैंगिंग सीक्वेंस अगर आपके नहीं होते ना, देन आप उन्हें लाइक यू कैन नॉट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज टू जॉइन देम. So having this overhanging sequence will actually have an advantage that you can actually use the DNA ligase over there to actually join them. So that's one thing you have to know. तो ये आपके यहाँ पे बन रहा है, but also last step के लिए आपको यहाँ पे इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. So that is why Muskan, you will have option B and C, both of them will become a correct answer in this. ओके सर. आखिरी स्टेप नहीं, the extraction of DNA from the gel piece is called as your. वैसे ही बोल दो, क्या होगा इसका आंसर? Illusion. मुझे ये बताओ जो एनिलीन जो आपके यहाँ पे होगा ना, ये कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है? इसके लिए हैंड रेज करना. एनिलीन आप कौन से टेम्परेचर पे आप यहाँ पे करोगे? बताइए अंशिका शर्मा. Sir, 92. नहीं बेटा नहीं, वहां पे तो डीनेचुरेशन आपका होता है. बोलो मुस्कान, क्या होगा? 55 to 65. राइट, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर लेते हो, इसके अंदर आप अपना यहाँ पे आप एनिलीन आप यहाँ पे कर सकते हो. स्पूलिंग कब किया जाता है, कोई बता दें अनम्यूट करके अपने आप को? स्पूलिंग कब करते हैं हम? सर जब डीएनए का प्रेसिपिटेट. राइट, जब डीएनए के प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो आपको जब उसे निकालते हो ना, जब आप एक स्टिक की मदद से आप उन्हें निकालो, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पूलिंग. दैट्स व्हाट वी कॉल देम एज स्पूलिंग ऑन देम. इसका आंसर यहाँ पे आपका बी
all of you know this, don't have to raise hand for this, you'll have your Ethereum bromide is the answer for this. अगर आपको विजुलाइज करना है देन आपको डालना पड़ेगा आपका वहां पे Ethereum bromide वहां पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम क्लोनिंग वेक्टर्स लाइक योर प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। सो प्लाज्मिड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया में जनरली मल्टीपल कॉपीज आपको मिल जाती है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं हमारे एज अ वेक्टर की तरह। बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज कैन बी यूज ओवर हियर इन द वायरसेस के अंदर, लाइक बेसिकली बैक्टीरियोफेज आर द kind of viruses which are known to actually can be used as a cloning vector, right? And you will find multiple, they multiply rapidly. So bacteriophage are the one we're going to multiply rapidly over here. ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये तो मेरे यहाँ पे वेक्टर हो गया। अब आप वेक्टर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? Let's try to see them. Let's try to see how the vector are we utilized in them. So the following are the features that are required to facilitate cloning into the vector. आपको एक चाहिए आपका ORI, ये हम जानते हैं, that's original replication. You need cloning site. Cloning site वो होती है जहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लगाते हो। याद रखना, a plasmid or a vector should have only one cloning site. A plasmid or a vector should have only one cloning site, नहीं तो आपके बहुत ज्यादा fragments आपके बन जाएंगे। This should be only one. And then you have a selectable markers. Selectable markers आपके यहाँ पे होते हैं like your, they are my antibiotic resistant genes. याद रखना, selectable markers are my antibiotic resistant genes. यहाँ पे आपका आएगा tetracycline, ampicillin, chaiamycin. These are the genes, these are the antibiotic resistant genes जो आपको मिलते हैं as a selectable markers. तो आपके सामने टर्म आएगा ना कि selectable marker का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या इनका फायदा क्या होता है। आपका आंसर आसान होगा, selectable markers are used to differentiate between transformants and non-transformants. Selectable marker का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा to differentiate between the transformants and non-transformants के अंदर फर्क करने के लिए मैं selectable markers का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। Now let's talk about one of the very well-known plasmid, that is your PBr322. सबसे well-known plasmid जो आपका यहाँ पे है, that is called PBr322. Now, when you see this plasmid, now let's take an example over here. एक plasmid आपके पास यहाँ पे, और plasmid के पास लगा हुआ है आपके यहाँ पे एम्फिसिलिन वाला जीन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस बैक्टीरिया को अगर डालूंगा एक एम्फिसिलिन के सोल्यूशन के अंदर, तो क्या मेरा बैक्टीरिया वहां पे हैप्पीली ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? यस करेगा। बोलो अनम्यूट करके, करेगा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। द बैक्टीरिया को मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा इन द एम्फिसिलिन सॉल्यूशन के अंदर, मैं बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, देन बैक्टीरिया विल बी ग्रोइंग ओवर देयर हैप्पीली, काफी हंसते हंसते वहां पे ग्रो करेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव द जीन। अगर आपके पास ये जीन लगा हुआ है देन बैक्टीरिया अपना हैप्पीली एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में वो ग्रो कर सकता है। तो ये चीज आपको याद, पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए। आई होप ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है। दिस इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। If you have a gene of tetracycline or ampicillin or some other antibiotic gene on the plasmid, then वो बैक्टीरिया काफी हैप्पीली उस सॉल्यूशन में वो ग्रो कर सकता है। ये बात याद रखना। Now, let's talk about my PBr322. अब PBr322 में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए? You will find आपके कई सारे यहाँ पे जीन होते हैं। So you have a gene of ampicillin, you have a gene of tetracycline, you have a gene of ORI, you have a gene of ROP. एंड इनको कट करने के लिए आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। यू हैव अ BAM-H1, you have a SAL1, you have a PST1 and you have a PBU1, right? You have a EcoR1, you have a CLA1 and HINT3. ये सब आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे कट करना है मेरे टेट्रासाइक्लिन वाले लोकेशन के ऊपर, देन आई विल यूजिंग माय BAM-H1, देन वहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे यहाँ पे BAM-H1 वाला मेरा जीन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा इस एंजाइम की मदद से। दिस इज माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम। इस एंजाइम की मदद से आई कैन एक्चुअली कट अ टेट्रासाइक्लिन वाला लोकेशन यहाँ पे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एम्फिसिलिन वाली जो लोकेशन है वहां पे कट लगाना है, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा एनी ऑफ दिस टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देन आई हैव टू यूज एनी ऑफ दिस टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। That is something will be happening over here. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is one thing you have to know in this very carefully, that these are the restriction endonuclease which I'll be using over here, and using them you can actually make a cut at a specific gene sequence. That is something you have to know, right? So आपको यहाँ पे करना क्या होता है ना, now understand this thing. समझो मुझे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा एक जीन है जो मैं कहीं से बाहर से लेके आया हूँ, और वो जीन मुझे लगाना है मेरे टेट्रासाइक्लिन वाले लोकेशन के ऊपर। वो जीन मुझे यहाँ पे लगाना है मेरे टेट्रासाइक्लिन वाले लोकेशन के ऊपर, मुझे उस जीन को वहां पे लगाना है। तो मैं उसे वहां पे कैसे लगाऊंगा? आई विल मेक अ कट यूजिंग माय BAM-H1. सो BAM-H1 यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे एंजाइम है,
इसकी मदद से वहां पे मैं एक कट क्रिएट करूंगा, और वह कट क्रिएट करने के बाद आई विल एड माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगा लूंगा। जैसे ही मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगा दिया, याद रखना, समझो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा था यहाँ पे, अज्यूम करो ये इंसुलिन वाला मेरा जीन है यहाँ पे। जैसे ही मैंने अपना इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्या मेरा टेट्रासाइक्लिन वहां पे एक्सप्रेस करेगा? नो सर। नहीं सर। नहीं करेगा। जैसे ही मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा वहां पे लगा दिया ना, जो जीन वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस नहीं करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दैट इज कॉल्ड एज माय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जैसे मैं अपने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना यहाँ पे लगाता हूँ ना, देन व्हाट विल हैपन, द जीन व्हिच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज बीन डन ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। नाउ यू हैव, so that is what you find happening in this. Then you have your ORI यहाँ पे, right? So this is what you have to know. So you should know what is my insertion inactivation. अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने अपना लगा दिया वहां पे उस पर्टिकुलर जीन के ऊपर, it won't express itself. That is called as my insertion inactivation. So now ORI आपको चाहिए, मैंने पहली बात किया था that you need to have a ORI, and ORI कुछ ऐसा होना चाहिए आपका प्लाज्मिड का जो आपका सपोर्ट कर सके आपका बहुत ज्यादा कॉपीज। So basically you want कि प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनती रहे हमेशा, and that can only happen when you have a ORI which can support more number of replication. तो याद रखना जब आप कोई प्लाज्मिड सिलेक्ट करते हो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उसका ORI काफी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, तभी वो आपके लिए फायदेमंद है, या फिर आपके लिए फायदेमंद वहां पे आपके लिए नहीं होगा। सो ये चीज का याद रखना है आपको, ठीक है। सो याद रखना ORI आपको कुछ ऐसा होना चाहिए which can origin can support high copy number. You should support a high copy number should happen because of the ORI. So this is something you should be knowing in this. सिलेक्टेबल मार्कर हमने बताया था आपको यहाँ पे that you can have this antibiotic resistant gene जो आपके यहाँ पे होते हैं, you can use them as a selectable markers. इनकी मदद से आप बता सकते हो what is the transformant and what is the non-transformant. So याद रखना using the selectable marker I can actually get to know whether this bacteria has a gene of interest या नहीं है उसके अंदर. So you can differentiate between the transformants and non-transformants with the help of my selectable marker. ये यहाँ पे किया जा सकता है. So for example, अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे समझते हैं. Assume that आप एक बैक्टीरिया पकड़ के लाए, बैक्टीरिया में से आपने निकाला अपना प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में लगे हुए आपके यहाँ पे दो जीन्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, एक है एम्फिसिलिन वाला, एक है आपका टेट्रासाइक्लिन वाला. आपने क्या किया, आपके पास एक एलियन जीन था, एलियन जीन समझो आपका जीन था, आपका कोई तो भी जीन था एलियन वाला ग्रीन कलर का, सो जीन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जीन ऑफ ऑक्सीटोसिन आपके पास यहाँ पे था. अब ये ऑक्सीटोसिन वाला जो जीन आपके हाथ में था यहाँ पे, वो आपने इंसर्ट कर दिया ऑन द जीन ऑफ माय एम्फिसिलिन. ये जो आपका जीन था ना आपका ऑक्सीटोसिन वाला, दैट इज समथिंग व्हिच इंसर्टेड ऑनटू योर जीन ऑफ एम्फिसिलिन वाले के ऊपर. सो ये जो आपके पास यहाँ पे जीन था, दैट वाज इंसर्टेड इनटू योर जीन ऑफ एम्फिसिलिन वाले जीन के ऊपर आपने उसे यहाँ पे डाल दिया. Once you add the gene on that particular gene, once you add your foreign gene on the gene of ampicillin के ऊपर, that will lead to insertional inactivation. अब आपका ampicillin वाला जीन आप वहां पे एक्सप्रेस नहीं करेगा, it won't be. अब आपका यहाँ पे दूसरा जीन लग चुका है, and that is the gene of my oxytocin. तो आपका जो जीन यहाँ पे लग चुका है ना, वो आपका यहाँ पे, that is the gene for my oxytocin, right? Once you do that, once you happen to do that, once you see that happening in this ना, आपका यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन आपके यहाँ पे हो चुका है. लेकिन होता क्या है रियल लाइफ में, क्या होता है जब आप कुछ ऐसा करते हो, 100% गारंटी नहीं है कि आपका जीन वहां पे लग जाएगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा. तो उसको आपको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस टेस्टिंग विल बी डन. ये तो हम यहाँ पे, ये जो मैंने आपको मेंशन किया वो ये आपका यहाँ पे मेंशन किया वो ये चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है. लेट्स हैव अ लुक. अब आप क्या करते हो, समझो आपके पास यहाँ पे 1000 बैक्टीरियाज हैं. कुछ बैक्टीरियाज, दोनों बैक्टीरियाज को आपने डाल दिया आपके एम्फिसिलिन के सॉल्यूशन के अंदर. बोथ द बैक्टीरियाज, मतलब 500 यहाँ पे डाले 500 वहां पे डाले, ये आप ऐड द बैक्टीरियाज इन द एम्फिसिलिन के सॉल्यूशन में आपने डाल दिया. अगर आपका बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहा है, अगर आपका बैक्टीरिया एम्फिसिलिन के सॉल्यूशन में ग्रो कर रहा है, देन दैट मींस आपका जीन वहां पे नहीं लगा. अगर आपका बैक्टीरिया एम्फिसिलिन के सॉल्यूशन में अगर ग्रो करता है, हैप्पीली ग्रो करता है, देन दैट मींस आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगा ही नहीं है.
आपका इंसर्शन इनएक्टिवेशन वहां पे हुआ ही नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, हमारा प्लान क्या था, ऑक्सीटोसिन के जीन को वहां पे लगाना जहां पे एम्फिसिलिन लगा हुआ है। अगर वो सक्सेसफुली वहां पे लग जाता, देन आपका एम्फिसिलिन वहां पे एक्सप्रेस ही नहीं करता। लेकिन आपने क्या देखा, वो सब करने के बाद जब आपने उसे डाला बैक्टीरिया को एक टब के अंदर जहां पे था एम्फिसिलिन का सोल्यूशन, अगर वहां पे बैक्टीरिया हंसते खाते हुए अगर वहां पे वो ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स दीज बैक्टीरियाज आर माय नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। दीज बैक्टीरियाज आर माय नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा है, इनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा है। और सिमिलर कंडीशन के अंदर अगर मेरे बैक्टीरिया की वहां पे डेथ होती है, सिमिलर कंडीशन के अंदर अगर मेरे बैक्टीरिया की वहां पे डेथ हो जाती है, देन दैट मीन्स दोज आर कॉल्ड एज माय ट्रांसफॉर्मेंट्स। बैक्टीरियाज ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि उनके अंदर एम्फिसिलिन का जीन है ही नहीं, वहां पे ऑक्सीटोसिन का जीन लग चुका है। सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू शुड नो व्हाट आर माय ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एक बार फिर इवन दो ये रिवीजन क्लास है, अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही आप बोल सकते हो कि सर ये समझ नहीं आ रहा, राइट? सो आई कैन री एक्सप्लेन यू दोस थिंग्स। वो रिजॉल्व करने के लिए आपके जो लाइक लूप होल्स थे या जो भी आपके लाइक वहां पे स्मॉल होल्स थे ना, उनको हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है? क्लोनिंग साइड आपको चाहिए एक ही हमेशा, राइट? मल्टीपल क्लोनिंग साइड अगर आपके यहाँ पे हुई, देन यू विल हैव multiple fragments are getting formed over there, right? That is what you will be finding in this. Now what will happen in this, you will have cloning site के अंदर you will have your like as I've told you, you should have only one cloning site जहाँ पे अपना gene of interest अपना वहां पे आप लगा दोगे। Now ये हम डिस्कस कर चुके। अगर आपकी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स अगर आपकी वहां पे होती है, देन कैन क्रिएट सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका प्लाज्मिड के इतने फ्रेगमेंट अगर आप पे हो जाते हैं, देन खत्म है काम आपका। आपने वहां पे फिर उसके बाद कुछ वहां पे आप प्रोसेस आप कर नहीं सकते। नाउ यू हैव दिस प्लाज्मिड अगेन PBr322, आपका जीन ऑफ इंसुलिन आपके सामने यहाँ पे अगर आप उसे लगा देते हो सही लोकेशन के ऊपर, देन दैट विल लीड टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, आप वहां पे हो जाएगा, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग अगेन। अज्यूम दैट, सो इसको मैं आपको यहां पे समझाता हूं। अज्यूम दैट यू हैव अ प्लाज्मिड, और वो प्लाज्मिड में दो जीन आपके लगे हुए हैं यहाँ पे। एक है आपके पास जीन यहाँ पे ऑफ योर टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा जीन जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज अ जीन फॉर माय LAC-Z। अब कोई मुझे बताओ कि LAC-Z क्या बनाते हैं जनरली? LAC-Z beta galactosidase. So LAC-Z is going to make something called beta galactosidase, is been formed by LAC-Z. तो आपको याद ये रखना है कि अगर मैंने अपना इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे लगा दिया, समझो मेरे पास है इंसुलिन वाला जीन यहाँ पे, दिस इज अ जीन फॉर माय इंसुलिन। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ LAC-Z वाली लोकेशन पे, अगर मैं इसको लाता हूँ और इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पे LAC-Z वाले लोकेशन के ऊपर, देन आपका यहाँ पे क्या होगा? देन व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, LAC-Z अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर वो सक्सेसफुली वहां पे लग जाता है, देन यू वोंट हैव अ LAC-Z ओवर देयर, देन यू विल हैव इंसुलिन यहाँ पे। तो जब ऐसा हो गया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेरे यहाँ पे हो चुका है। सो दैट इज वेयर आई विल फाइंड कि मेरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेरा यहाँ पे हो चुका है। दैट इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग इन दिस, ठीक है? Once you find this thing happening over here ना, अब देखो अब करते क्या हो। मैंने आपको पहले बोला था कि जब आप ये रन करते हो नहीं, जब आप करते हो तो ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर जाके लग जाएगा, किसी में लगेगा किसी में नहीं लगेगा प्लाज्मिड के अंदर। सो अज्यूम दैट यू हैव डन दिस थिंग, आपने ऐसे 1000 बैक्टीरिया बना लिया, राइट? आपने ऐसे 1000 प्लाज्मिड बना लिया और उनको डाले आपने 1000 बैक्टीरिया के अंदर। अब आपको चेक करना है कि कितनों के अंदर मेरा जीन लगा है और कितनों के अंदर नहीं लगा। तो मैं क्या करूंगा, I will grow this bacteria in a solution of X-gel. मैं X-gel नाम के solution के अंदर इन बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करूंगा, which is a chromogenic substance. That is my chromogenic substance यहाँ पे, substrate है मेरा यहाँ पे। अब जब मैं इन बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करता हूँ, then what will be happening here now? That these bacteria can develop some color. समझो मैंने 1000 बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दिया। अगर मेरा यहाँ पे कोई कलर डेवलप होता है, समझो अगर यहाँ पे कलर डेवलप होता है, कलर मेरा तब डेवलप होगा जब मेरा एक्स जेल को कोई डाइजेस्ट करेगा। एक्स जेल इज सिमिलर टू योर
इट इज सिमिलर टू योर लैक्टोज. एक्सजेल इज सिमिलर टू योर लैक्टोज, सिंथेटिक लैक्टोज. तो अगर मेरा यहाँ पे कलर डेवलप होगा ना, दैट मीन्स व्हाट, माय लैक्टोज इज गेटिंग डाइजेस्टेड. अगर मेरा लैक्टोज वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा लैक्जेड जो मेरा यहाँ पे जीन था ना, वो अभी भी काम कर रहा है. अगर मेरा लैक्टोज यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मेरा लैक्जेड का जो जीन वहां पे था वो अभी भी वहां पे जिंदा है और अपना काम कर रहा है. तो अगर समझो, अगर आपका फ्रेंड आपके सामने लेके आता है ट्रे और कहता है कि कलर डेवलप हो गया, देखो यहाँ पे इतना अच्छा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. दैट मीन्स दीज ऑल बैक्टीरिया जहां पे कलर डेवलप हुआ है, दे आर माई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. ब्लू कलर डेवलप होने का मतलब आपके यहाँ पे ये होता है that you will have lactose is getting digested over there, and once the lactose is getting digested over there, that is the indicator कि आपका lactate आपका पे present है, right? अब जहां पे आपका lactose digest आपका नहीं हो रहा है, any kind of digestion happening, that means वहां पे आपका lactate present नहीं है. उन बैक्टीरिया के अंदर lactate present नहीं है. That means those bacteria are my transformants. उनके अंदर आपका जीन जाके लग चुका है, वहां पे आपका इंसुलिन का जीन जाके आपका लग चुका है. अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जहां पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ना, वहां से आप बैक्टीरिया को निकालो और उनको ग्रो करो एक मीडियम के अंदर. यू ग्रो देम इन अ सर्टेन मीडियम, लाइक यू ग्रो देम सेपरेटली. दैट इज हाउ यू कैन गेट योर बैक्टीरिया व्हिच विल बी हैविंग द इंसुलिन. तो याद रखना, इसलिए हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. दैट इज व्हाट वी डू. ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर से आप इस्तेमाल किया जाएगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. यहाँ पे आपका डिफरेंशिएट करने के लिए हम उन्हें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ आई होप ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर है. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक आपका आखिरी मैं कहूंगा एक ब्रांच पॉइंट, अगर आपको ये समझ आ रहा है देन बाकी चीजें आपको समझ आ जाएगी. बाकी सब सिंपल ही होता है इसके अंदर. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, नाउ सो यू कैन सी ओवर हियर, अगर टेट्रासाइक्लिन का जीन आप यहाँ पे बैक्टीरिया अगर आपका ग्रो करता है टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन के अंदर, देन वी कॉल हिम एज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. अगर आपका वो ग्रो नहीं कर पाता, अगर इंसुलिन का जीन लग चुका है आपका पे, वो ग्रो नहीं कर रहा, दैट्स योर ट्रांसफॉर्मेंट. दैट्स व्हाट वी हैव सीन. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जीन, समझो यहाँ पे हम प्रोलैक्टिन का जीन यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं. बाय द वे प्रोलैक्टिन का जीन, प्रोलैक्टिन बना करता क्या है? व्हाट इज दिस हार्मोन इज नोन फॉर? Prolactin hormone. Formation of milk. Mother. Right, formation of milk in the mammary gland. That's true. मुझे ये बताओ प्रोलैक्टिन हार्मोन आता कहाँ से है? Anterior pituitary gland. Right, Anshika and all of you should remember this. बेटा ये सब तो याद रखना है. 4 दिन नहीं हुए ये चैप्टर खत्म करके हमें. 4 दिन नहीं हुए. The prolactin will come from the anterior pituitary gland. ठीक है, हाँ. तो इसका हमने जीन यहाँ पे लगा दिया लैक्जेट की जगह के ऊपर, राइट? हो गया आपका इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ऐसा हम मानते हैं. नाउ लेट्स सी, जब जीन मैंने वहां पे लगा दिया, अब मैंने सेम चीज यहाँ पे की, सारे मैंने बैक्टीरिया को लिया, उन्हें डाला एक टब के अंदर. टब में क्या था आपका? लैक्टोज, दैट मींस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, एक्सजेल. जब मैंने यहाँ पे ग्रो किया, अगर मेरा ब्लू कलर डेवलप हुआ, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. बुरी बात है. That's a बुरी बात. That means they are all my non-recombinant. So all the bacteria over there are my non-recombinants over there, right? If you don't find any kind of color development happening, that means यहाँ पे सारे के सारे मेरे बैक्टीरिया जो है recombinant बैक्टीरिया है, इनके अंदर मेरा जीन वहां पे लग चुका है. So colorless अगर आपको यहाँ पे कल्चर मिल रहा है या colorless कॉलोनी आपको मिल रही है, they are my recombinant bacteria, right? And if you have a colorful colonies, that's not a good thing. That means the bacteria does not have a gene of interest. तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है. ठीक है, now let's talk about my cloning vectors. You have agrobacterium. अगेन ये एक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से आप प्लांट के अंदर अपने डीएनए को आप पहुंचा सकते हो. सो अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक जीन प्लांट के अंदर पहुंचाना है, आई विल बी यूजिंग दिस वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन. तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, इस बैक्टीरिया को हम निकालते हैं बाहर, राइट? नाउ दिस बैक्टीरिया इज नोन टू हैव अ टीआई प्लाज्मिड, एंड इस प्लाज्मिड के अंदर आपका एक डीएनए होता है, इसे हम कहते हैं टी डीएनए. और ये टी डीएनए क्या करता है? इट कैन नोन टू कॉज द ट्यूमर फॉर्मेशन. So याद रखना, the plasmid is caused by TI plasmid. TI plasmid will have a tDNA, and tDNA आपका यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन कॉज करता है. So basically इसके जैसे आपका यहाँ पे होता है क्राउन गॉल डिजीज. याद रखना, that is a disease happens in the plants. तो इसको हम करेंगे as a use as a vector हमारे काम के लिए. So we'll do that after some time. रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है to add the
डीएनए इनटू द एनिमल सेल। अगर आपके फॉरेन डीएनए को अगर आपको एनिमल सेल में भेजना है देन यू कैन यूज अ रेट्रोवायरस। तो नॉर्मल सेल आपके यहाँ पे कैंसरस बन जाएगा, सो विल फाइंड अ नॉर्मल सेल ओवर हियर कैन बिकम कैंसरस बिकॉज ऑफ रेट्रोवायरस। सो रेट्रोवायरस बेसिकली यही करता है, नॉर्मल सेल में जाके कैंसर फॉर्म करता है। बट हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे रेट्रोवायरस को, उसको हम उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे एंड देन आई कैन अलाउ दिस वायरस टू इन्फेक्ट द एनिमल सेल। सो आई कैन डू दैट। दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। So Agrobacterium will have this TI plasmid, and the TI plasmid will be having this tDNA, and this tDNA is something will be added into the, like this tDNA will get inside the plant cell, और plant cell में एक बार tDNA चला गया, उसके DNA में जाके लग गया plant genome के अंदर, then वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली एग्रोबैक्टीरियम ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने क्या करना है, हम उसके tDNA को निकाल देंगे और उस tDNA की जगह पे लगा देंगे अपने खुद का डीएनए, मतलब खुद के काम का डीएनए। दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स हाउ वी यूज द एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, जनरली वो ट्यूमर कॉज करता है, याद रखना, बट हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो यू कैन सी द टीआई प्लाज्मिड हमने निकाला यहाँ पे, उसके tDNA को हमने निकाल के फेंक दिया, रिमूव कर दिया, और फिर लगाया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दैट प्लाज्मिड, नाउ दिस बैक्टीरिया इज अलाउड टू इन्फेक्ट द प्लांट, और अब आपके प्लांट के अंदर आपको मिलेंगे आपके डिजायर्ड जीन। तो इस तरीके से मैंने बना लिया मेरा यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। दिस इज हाउ आई फाउंड माय genetically modified plant. Let's have a retrovirus over here. That is something you have to know, which will have a, याद रखना retrovirus का सिंपल कहानी याद रखना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, दिस इज योर डिजीज प्लांट। क्या मैं इस प्लांट को कह सकता हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? यस सर। Yes. बिल्कुल कह सकता हूँ, लगा चुका मैं अपने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस, फटाफट आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऐसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर, जोर से बताओ। Plasmid. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर व्हाट, बताओ जोर से। अरे वैसे नहीं है। नेगेटिवली चार्ज। और क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज्ड? फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, कौन सा वो जीन होता है जिसमें से आप बता सकते हो ट्रांसफॉर्म? Right. Using your selectable markers, I can actually do that. Very true. ये ध्यान से देखना and then tell me the answer over here by raising your hand. What is the criteria of DNA fragment movement on agarose gel during the gel electrophoresis? चलिए चलिए बेटा, सब लोग हैंड रेस करिए इसके लिए। बोलिए कोमल शर्मा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। आप कह रहे हो स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, आप ये कह रहे हो? आपका आंसर बिल्कुल सही बेटा आपका यहाँ पे। यस, दैट्स ट्रू। जितना स्मॉल आपका यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा उतना ये फर्दर आपका यहाँ पे मूव करेगा। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। A foreign DNA and a plasmid cut by a same restricted endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using what? आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो आपके दो डीएनए को, बेसिकली ये पूछा जा रहा है आपका यहाँ पे। बताइए शिखा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा आपका करेक्ट आंसर। सना, आपको क्या लग रहा है? डी। राइट, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। राइट, which of the following is not a feature of a plasmid? इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? Raise your hand to answer this. Which of them is not a feature of a plasmid? बताइए। ये तो कर सकते हो, आसान सवाल है ये। बोलिए अभिषेक। सिंगल स्टैंड। राइट, प्लाज्मिड कभी भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, इट इज गोइंग टू बी अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड। Will be a circular double stranded plasmid. तो याद रखना, कभी भी आपका प्लाज्मिड या कोई भी बैक्टीरियल डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड ही होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आपका नहीं होता। सो दैट्स नॉट अ फीचर। बाकी सारे आपके यहाँ पे फीचर हो जाते हैं, ये बात याद रखना। काफी लोगों ने हैंड रेस किया था। सेलेक्टिव में इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो द ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड। सो दैट्स व्हाट सेलेक्टिव मार्कर इज यूज्ड फॉर।
ये कल के एग्जाम का सवाल है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। कल के एग्जाम में आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है अच्छे से। लेट्स नॉट डू दिस एंड चलिए ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेते हैं। लेट्स रिवाइज फ्यू थिंग्स। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा कंपोनेंट होस्ट क्या होता है। सी, आपके डीएनए को आपको डालना है बैक्टीरिया के अंदर या आपके प्लाज्मिड को आपको डालना है बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको डालने के तरीके होते हैं। सो लेट्स सी हाउ यू डू दैट। सो डीएनए आपका होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये बात भूलना मत। डीएनए आप सबका, किसी का भी डीएनए आपका होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक। तो आप यहाँ पे करते क्या हो, यू शुड नो दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट इनसाइड द प्लाज्मिड, जब आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना बना लिया यहाँ पे, इस डीएनए को आप डायरेक्टली अंदर नहीं डाल सकते। प्लाज्मिड को आप डायरेक्टली डीएनए के आप सेल के अंदर आप नहीं डाल सकते। डीएनए इज नॉट एबल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि नेचर अलग है ना। डीएनए है हाइड्रोफिलिक, मेम्ब्रेन है हाइड्रोफोबिक, यू कैन नॉट फाइंड देम पासिंग थ्रू इट। तो आप क्या करोगे, किसको याद आ रहा है हम इसमें क्या करते थे? इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन देन व्हाट वी यूज्ड टू डू जनरली? अरे डाइवैलेंट केटाइन सॉल्यूशन, राइट, विल बी यूजिंग माय डाइवैलेंट केटाइन सॉल्यूशन। चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मेरा डाइवैलेंट केटाइन सॉल्यूशन, दैट मींस इट विल हैव द कैल्शियम आयंस। अब इन कैल्शियम आयंस के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा अपने बैक्टीरियाज को। सो बैक्टीरियाज को डाल के मैं उन्हें वहां पे मैरिनेट करूंगा। सो आई विल एडिंग द बैक्टीरियाज एंड आई विल मेक देम मिक्स ओवर देयर। जब मैं अपने बैक्टीरियाज को वहां पे मिक्स कर लेता हूँ, then what will be happening here ना, you will find the plasmid will get itself attached to the bacterial wall। प्लाज्मिड जो आपका यहाँ पे होगा वो आपके बैक्टीरिया के वॉल से जाके आपके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। अब आपके यहाँ पे क्या होता है, once you are done with that, तो प्लाज्मिड आपका वॉल से अटैच हो चुका है। now what you have to do, you have to keep them on the ice। आप इस पूरे के पूरे ट्रे को आप रखते हो आइस के ऊपर, आप उसे इंक्यूबेट करते हो एंड देन यू गिव देम द हीट शॉक। देन आप उन्हें वहां पे देते हो एज अ हीट शॉक। देन आप वहां पे उन्हें हीट शॉक देना चालू करते हो। जब आप उन्हें वहां पे हीट शॉक दोगे, राइट, और फिर आप उसे आप आइस पे रखोगे, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपका प्लाज्मिड अपने आप अंदर चला जाता है। यू विल फाइंड जब ये आप प्रोसीजर आप यहाँ पे रन करते हो, हीट शॉक देना, आइस पे रखना, देन द प्लाज्मिड विल कीप ऑन गोइंग इनसाइड और प्लाज्मिड आपका अपने आप यहाँ पे आपका अंदर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो एक तरीका हो गया आपका यहाँ पे डाइवैलेंट केटाइन सॉल्यूशन वाला। दूसरा आपका हो गया यहाँ पे डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन आप इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये हम करते हैं प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन यू कैन ऐड द डीएनए टू द सेल इन द न्यूक्लियस डायरेक्टली, फॉरेन डीएनए यू कैन ऐड दैट। देन यू हैव बायोलिस्टिक गन्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के अंदर डीएनए को पहुंचाने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इवन इनको हम बोलते हैं एज अ जीन गन। You bombard the microparticles made up of my gold and tungsten filament. You bombard the microparticles made up of my gold and tungsten filament, right? And these particles are coated with DNA. ये जो particles आपके होते हैं इनके ऊपर आपका DNA लगा हुआ होता है और फिर आप होते हैं जीन गन के थ्रू उन्हें bombard करते हो। So that is how you can bring your DNA particles into the nucleus of the plant cell. ये आप यहाँ पे किया जाता है। देखो आपका ये किया जा रहा है यहाँ पे, ग्लव्स पहन के ये सब करा जा रहा है यहाँ पे। That is what you do. सो प्लांट्स के लिए याद रखना जीन गन या बायोलिस्टिक गन। डिसआर्म पैथोजन, आप एक पैथोजन को लेके आओ, उसके अंदर से हार्मफुल जीन को आप निकाल दो। यू ऐड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड यू अलाउ द पैथोजन टू इन्फेक्ट। दैट इज व्हाट यू डू विद द हेल्प ऑफ माय डिसआर्म पैथोजन। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो, दीज आर थिंग्स यू विल बी डूइंग ओवर हियर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें आप क्या करते हो, यू हैव योर टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब विल हैव द डीएनए। अब डीएनए को पहले आप करोगे यहाँ पे अपना, लाइक यू हैव टू आइसोलेट डीएनए इनिशियली। तो बेसिकली आपको पहले आपको डीएनए आपको मिलेगा नहीं, पहले आपको क्या मिलेगा, आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इट विल हैव द सेल्स। अब आपको करना क्या है, सेल्स के अंदर डीएनए के अलावा जो कुछ भी आपको वहां पे मिल रहा है उसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अदर देन द डीएनए, व्हाटएवर यू हैव इन द सेल हैज टू बी डाइजेस्टेड। दैट मींस आप यहाँ पे अपने प्रोटीन को डाइजेस्ट करोगे, आप अपने यहाँ पे आरएनए को डाइजेस्ट करोगे, यू विल डाइजेस्ट द सेल वॉल। तो मुझे एक बात बताओ, आपके फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? Chitin. व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज योर बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? Peptidoglycan. राइट, मेड ऑफ पेप्टोग्लाइकन्स। और उन सब चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए आई एम यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम लाइक काइटिनेज, लाइसोजाइम। अगर आपका प्लांट सेल वॉल है देन यू विल बी यूजिंग द सेलुलेज ओवर देयर। तो ये सबको आप ब्रेक डाउन करोगे एंड देन उसके बाद जो कुछ रह जाएगा उसके अंदर आप डालोगे अपना चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, सो यू विल हैव टू ब्रेक डाउन ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स। सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपको करना पड़ेगा आपका यहाँ पे ब्रेक।
लाइक प्लांट सेल में से आप निकालोगे सेलुलेज इस्तेमाल करोगे, बैक्टीरियल सेल के लिए आप यूज करोगे लाइसोजाइम, फंगाई के लिए आप यूज करोगे अपने यहाँ पे काइटिनेज. You use all of them and you get rid of the everything except the DNA. Along with that, you also use your ribonuclease to break down the RNA, protease to break down the protein. ये सब करने के बाद लास्ट स्टेप आपका होता है यहाँ पे टू ऐड द चिल्ड इथेनॉल. याद रखना ये लास्ट स्टेप होगा. जैसे ही आपने अपने यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल अपने यहाँ पे डाला, योर डीएनए इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट. आपका डीएनए आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट आपका यहाँ पे कर जाएगा. उसको आप स्पूनिंग करके आप बाहर निकाल सकते हो. सो वंस यू फाइंड द डीएनए कमिंग आउट, देन यू कैन डू द स्पूलिंग ओवर हियर. स्पूलिंग आप यहाँ पे कर लोगे आपका यहाँ पे, एंड स्पूलिंग करके यू कैन एक्चुअली टेक आउट योर डीएनए आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. यू कैन एक्चुअली डू दैट. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. तो ये बात है आपको यहाँ पे याद रखनी. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर डीएनए आइसोलेशन. ये इस तरीके से आप करते हो. काफी लोगों ने स्कूल में करा रखा है. सो दिस व्हाट यू डू इन दिस. वही चीज आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है. सो यू शुडंट मिस ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. याद रखना आखिरी स्टेप के अंदर लाइक स्पूलिंग क्या होता है. व्हेन यू टेक आउट द डीएनए आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दैट्स कॉल्ड एज स्पूलिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पीसीआर मशीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. कौन सा एंजाइम मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ ये मशीन के अंदर? राइट, टैक पॉलीमरेज मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है. दैट्स ट्रू. मुझे बताओ, ये तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा टैक पॉलीमरेज. मुझे बताओ कि ये एंजाइम किन से, क्यों इसको हम एंजाइम करके इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस एंजाइम? हाई टेम्परेचर में सर्वाइव होता है. Thermostable. बिल्कुल सही. हाई टेम्परेचर पे मेरा एंजाइम यहाँ पे मेरा काम कर सकता है. ये पॉलीमरेज मैंने कहाँ से निकाला था? फ्रॉम विच बैक्टीरिया हैव दिस एक्सट्रैक्टेड दिस पॉलीमरेज आउट? Thermus aquaticus. और ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है? Bacteria. Thermus aquaticus belongs to a group of bacteria which you call them as a thermoacidophils. They belong to a group of bacteria which you call them as a thermoacidophil. इस ग्रुप को ये बिलोंग करता है. दिस बिलोंग्स टू बैक्टीरिया विच कॉल्ड थर्मोएसिडोफिल को ये बिलोंग करता है यहाँ पे. अगर आपको याद होगा, अगर आप अपनी 11वीं कक्षा को याद करोगे, देन वहां पे आपने पढ़ा था समथिंग कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया. याद आ रहा है थोड़ा आर्की बैक्टीरिया? दैट आर्की बैक्टीरिया will be having this. ठीक है. Now what you find in this ना, so you have this particular tag polymerase यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे है, like this something you have right now, and इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. तो हम यहाँ पे करते क्या? Let's do that. आपने लेना है. अच्छा याद रखना, पीसीआर करते क्यों है? टू एम्पलीफाई द डीएनए. पीसीआर का काम ये होता है कि आप जेनेटिक मटेरियल को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉपी बना सको बहुत सारी. उसके लिए हम पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं. क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे? आप लोग एपेंड्रॉफ में आप क्या क्या डालोगे? यू विल ऐड द टैग पॉलीमरेज, प्राइमर, and you'll also add the certain amount of your nucleotides. ये सब आप यहाँ पे डाल दोगे. तो टैग पॉलीमरेज, प्राइमर, सब कुछ आपने यहाँ पे डाल दिया एपेंड्रॉफ के अंदर. इसे आप बंद करोगे और बंद करके आप इसको डालोगे इस मशीन के अंदर, और वहां पे टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा. राइट. याद रखना, थर्मस एक्वाटिकस जो आपका यहाँ होता है, दैट इज द बैक्टीरिया जिसमें से आप निकालते हो अपने टैग पॉलीमरेज को, which can survive at high temperature. हाई टेम्परेचर पे ये एंजाइम आपका ब्रेक डाउन नहीं होता. That's why we are using them. यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच लिपिड चेन. याद रखना, आपका जो बैक्टीरिया है ना थर्मस एक्वाटिकस, वो क्यों स्पेशल है, क्यों आपका वो सर्वाइव करता है हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर? द रीजन इज दे हैव अ ब्रांच लिपिड चेन. उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे होता है, इट्स अ ब्रांच वन. सो ब्रांच लिपिड चेन इज समथिंग वी फाइंडिंग इन देम. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन देम. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. वी विल बी एडिंग द बैक्टीरिया इन द एपेंड्रॉफ एंड देन यू स्टार्ट. पहला स्टेप, डीनेचुरेशन. कौन से टेम्परेचर पे आपके यहाँ पे होगा? 94 to 96 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आपके दोनों स्ट्रैंड्स आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? Hydrogen bonds are breaking. Your hydrogen bonds are breaking. दो strands आपके यहाँ पे हो जाते हैं आपके यहाँ पे separate. Then we'll do the annealing over here. Annealing में आपके यहाँ पे क्या होगा? At 40 to 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपके इस प्रोसेस को हम यहाँ पे रन करते हैं. प्राइमर, these are my primers. So प्राइमर मेरे वहां पे आके बैठ जाएंगे. So प्राइमर will go and sit at a specific location. So प्राइमर मेरा जाके वहां पे बैठ रहा है, पर्टिकुलर लोकेशन में जाके आपका वो बैठ जाएगा. That's your aniline. The last step is your extension. और extension मेरा कौन से टेम्परेचर पे होगा? 72 to 74. Right. So 72 से लेके 74 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपका यहाँ पे होगा एक्सटेंशन.
जहां पे आपका टैग पॉलीमरेज आके बैठेगा एंड विल एक्सटेंड द डीएनए स्ट्रैंड, इट इज गोइंग टू एक्सटेंड द डीएनए स्ट्रैंड एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो इस तरीके से आपका 2 डीएनए मॉलिक्यूल आपके बन के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। सो एक रेप्लिकेशन के एक साइकिल के बाद आपको 2 कॉपी आपको मिल जाती है। सिंपल से याद रखना, एक साइकिल के बाद, सो द रूल इज आफ्टर 1 साइकिल यू गेट 2 कॉपीज 2:1। तो अगर मैं रन करता हूँ मेरी 30 साइकिल, तो आपका कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, द नंबर्स विल बी वेरी हाई, बिलियंस ऑफ कॉपी विल गेट, दैट्स व्हाट यू डू, दैट इज हाउ यू एम्प्लीफाई द डीएनए। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। तो बाकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आपको मालूम है, क्वेश्चन भी आया था आरएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन वाला एग्जाम के अंदर कल। सो दैट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन वी हैव, सो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे उठा के सॉल्व कर लेते फटाफट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस विल बी व्हाट, क्या है करेक्ट ऑर्डर, वैसे ही बोल दो एबीसीडी जोर से। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ठीक है, इसका बताओ आंसर यहाँ पे अनम्यूट करके। Chilled C. ethanol. Chilled ethanol. Chilled ethanol, राइट। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? Which of the following is not correctly matched with the organism and the cell wall degrading enzyme? कौन सा होगा यहाँ पे आंसर? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा सर ये। राइट, एल्गेन मिथाइलेज का कोई मैच नहीं है। एल्गे की वॉल को थोड़ी ब्रेक डाउन करने के लिए आप मिथाइलेज यूज करोगे। एल्गे वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए यू डू नॉट यूज मिथाइलेज, दैट इज नॉट व्हाट यू डू ओवर हियर। सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। During process of isolation of DNA, chilled ethanol is added to do what? Precipitate DNA. बिल्कुल सही, that's true over here. Which one is a true statement regarding the DNA polymerase used in the PCR? इसके लिए हैंड रेज कर देना। So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 over here, इसको देख लो आप यहाँ पे ध्यान से, and then raise your hand for this. बताइए जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, बोलिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप मुझे बता रहे हो, एंड आई होप सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे। यस, द एंजाइम विल रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, सो एंजाइम इज गोइंग टू रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर इन दिस। इसको ध्यान से देखना और इसका आंसर करना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर दिस। अच्छा क्वेश्चन इसे करते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर दिस। हाँ जी सना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सना बोलिए। कोमल शर्मा बताइए। सी ऑप्शन। क्या लग रहा है अंशिका शर्मा आपको? सर सी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है आपका यहाँ पे। सो आफ्टर व्हाट इज द थिंग लाइक एंड इवेंट यू विल बी डूइंग इन द एडिटर प्रोसेस, यू विल बी स्टेनिंग देम विद द इथिडियम ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। सो दैट्स योर ऑप्शन सी यहाँ पे। ये वाला करके बता दूं, ये वाला करके बता दूं, या ऑलरेडी आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। असाइनमेंट का ही क्वेश्चन आपका सामने ही है। डू दिस। If a person obtains transformant by inserting a recombinant DNA within the coding sequence of enzyme beta-galactosidase, कैसे वो separate? He will separate out recombinant from non-recombinant by which of the following observations? क्या लग रहा है इसका आंसर कोमल शर्मा? सर बी। अभिषेक? सेकंड। मुस्कान कुमारी? Sir, second option. सेकंड ऑप्शन आप सब इसके साथ एग्री करेंगे, दैट्स द करेक्ट आंसर। Recombinant colonies do not produce any color, whereas non-recombinant colonies give you the blue coloration. Now we have the last thing, that's your bioreactors. अगर आप अपने लैब के अंदर ग्रो कर रहे हो अपने बैक्टीरियाज को जो जिसके अंदर आपका फॉरेन डीएनए है, सो यू डोंट नीड अ बायोरिएक्टर, क्योंकि आप छोटे मीडियम में आप ग्रो कर रहे हो। यू नीड अ स्मॉल कल्चर, आपको चाहिए, देन उसकी जरूरत नहीं होती आपको यहाँ पे स्मॉल स्केल पर आप ग्रो कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करूं, देन आई नीड अ बायोरिएक्टर। बड़े बड़े मुझे वेसल्स चाहिए, विच आर माय बायोरिएक्टर्स,
Over there I can grow my microbes. Over there I can grow my microbe which will have a foreign DNA. चाहे आप बायोरिएक्टर में ग्रो करो उन्हें या फिर आप ग्रो करो उन्हें मेरे घर के अंदर, राइट, इन अ लैब. You need to maintain some conditions. You need to provide them sterile environment, temperature, substrate, खाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बैक्टीरिया को, विटामिन, सॉल्ट, ऑक्सीजन एंड पीएच. ये सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आपके बैक्टीरिया वहाँ पे सक्सेसफुली आपके ग्रो कर पाएंगे, चाहे वो छोटे स्केल पे हो चाहे वो लार्ज स्केल पे हो, राइट. देयर इज अ कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली अपने बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, एंड दैट्स एडवांटेज इटसेल्फ कि आपको यहाँ पे बार बार जाके कुछ डालने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ रही, राइट. This is the story you can read from yourself कि अगर आप लार्ज स्केल पे अगर आप ग्रो करना चाहते हो then you need to have a bioreactor to make that happen. Okay? तो लार्ज स्केल मतलब क्या, 100 से 1000 लीटर जितना होता है आपका लार्ज स्केल, तो इसके लिए आप करोगे अपने यहाँ पे बायोरिएक्टर का इस्तेमाल. बायोरिएक्टर के साथ फायदा यहाँ पे ये होता है दैट आपके बायोरिएक्टर के अंदर ये जो आपके माइक्रोब्स होंगे उनको आप रोटेट करते रहोगे. यू जस्ट मेक श्योर दे विल कीप ऑन रोटेटिंग द माइक्रोब्स ताकि सबको ऑक्सीजन मिलता रहे. याद रखना, अगर आपके माइक्रोब्स को ऑक्सीजन नहीं मिला देन दे विल नॉट ग्रो, इवेंचुअली दे विल डाई. सो बायोरिएक्टर का फायदा, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है बायोरिएक्टर के अंदर, दैट इट विल बी अ रिएक्टर इन विच यू कैन रोटेट द माइक्रोब्स ऑल द टाइम. यू हैव टू डू दैट, तभी आपके माइक्रोब्स का ग्रोथ आपका हो पाएगा, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन, बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन एट द हाईएस्ट अमाउंट. ठीक है. So that is something we have been mentioned कि बायोरिएक्टर provides us optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition like your pH, substrate, salt, vitamins, oxygen, ये सब आपको वहाँ पे देना पड़ता है. ठीक है. अब ये आपके दो बायोरिएक्टर है आपके सामने. लेफ्ट वाला जो आपका है यहाँ पे वो ए वाला सिंपल स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर, दूसरा वाला आपका यहाँ पे स्पार्क स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर. आप लोग कौन सा चूज करोगे बताइए मुझे. अगर आपका खुद का फैक्ट्री होता तो आप कौन सा यूज करते हैं? पहले वाला. अभिषेक पहले वाला करता, बाकी लोग फर्स्ट. इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? कोई भी चूज करो जो अच्छा लग रहा है वहां पे. ऐसे सेकंड वाला. फर्स्ट वाला. अब मैं बताता हूँ, चलो फर्स्ट वाला जिन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, अच्छी बात है, आपका भी माइक्रो ग्रो करेगा यहाँ पे, ये ज्यादा थोड़ा एफिशिएंट होता है. डी वाला जो है ना आपका यहाँ पे स्पार्क स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जो शायद से शिखा ने चूज किया था, वहां पे थोड़ा आपका ग्रोथ ज्यादा होगा, अच्छे से, मतलब स्मूथ होता है. वो ज्यादा स्मूथ क्यों होता है? बिकॉज वहां पे जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, दैट इज गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. बबल के फॉर्म में वहां पे ऑक्सीजन मिल जाता है, एंड जनरली ऑक्सीजन का सप्लाई इन दैट एरिया इज मच मोर एफिशिएंटली डन कंपेयर टू द सिंपल स्टीयर्ड बायोरिएक्टर. ठीक है. तो ये याद रखना. वैसे दोनों में ही आपको फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. सो डिसअपॉइंट मत हो अभिषेक एंड ऑल द पीपल हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन ए. यहाँ पे आपका भी होगा कल्चर, आपके बनेगा प्रोडक्ट, बट शिखा विल बी having much more easy product formation. So A will have this rotator over there, जिसकी वजह से आप यहाँ पे इन्हें mix कर सकते हो, and you can actually grow the microbes. You can basically provide them oxygen over there. तो ये आपके दो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएंगे. So you can look at, और याद रखना ये सब, the bioreactor will have number of things. If you look closely the figure, you will see the bioreactor has a agitator system जो उसे mix करता है, oxygen delivery system, foam control system, अगर ज्यादा foam बन रहा है तो उसे भी एक साइड से आप बाहर निकालते हो, a temperature control system, you'll have everything in them, pH control system, sampling port, right, so that volume of the culture can be withdrawn periodically, ताकि आप कल्चर को withdraw कर सको periodically, and then you can sample them, you can actually see them. ये पता है जो सैम्पलिंग का जो पॉट होता है ना आपका यहाँ पे सैम्पलिंग पोर्ट, यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हो कि आपके बैक्टीरिया सही से ग्रो कर भी रहा है नहीं कर रहा है. सो आपने 4-5 बैक्टीरिया निकाल के देख लिया एंड यू ऑब्जर्व दैम कि उसके अंदर प्रोटीन वो बन रहा है नहीं बन रहा, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग पोर्ट. सैम्पलिंग पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आप निकाल के चेक कर सकते हो कि मेरा बैक्टीरिया वहां पे सही से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा. दैट्स व्हाट यू डू इन दिस. सो या दैट्स इट. द लास्ट स्टेप इज माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. यहाँ पे जो भी आपको याद रखना है, दैट्स द लास्ट थिंग. वंस यू गेट योर प्रोडक्ट, एक बार आपका इंसुलिन प्रोटीन आपको मिल गया, देन उसके बाद आप करते हो अपना यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल डू द सेपरेशन, देन डू द प्यूरिफिकेशन करोगे आप प्रोटीन का अपना वहां पे, प्रिजर्वेटिव्स आप डालोगे उसके अंदर, एंड देन यू कैन गो फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल्स. पहले हम क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे करते हैं, किस पे करेंगे पहले हम क्लिनिकल ट्रायल्स? रैट्स पर, माइस पे, एनिमल. माइस पे करेंगे हम यहाँ पे. उसके बाद सेकंड मंकीज पर, रीसस मकैक. ठीक है, रीसस मकैक पे हम करेंगे यहाँ पे, दैट्स अ मंकी. ओके ठीक है. उसके बाद ह्यूमन पे. हाँ, एंड में आपको ह्यूमंस पे करना ही पड़ेगा. तुम ऐसा नहीं कर सकते रिसर्च को कुछ नहीं हो रहा,
मेरे बंदर को कुछ नहीं हुआ, मार्केट में भेज दो, ऐसे नहीं कर सकते आप. आफ्टर रिसर्च मैकेक यू हैव टू यूज देम ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, एंड देन इफ एवरीथिंग गोज राइट देन यू विल गो फॉर अ क्वालिटी टेस्टिंग. आप करा लोगे, अगर वहां से आपको अप्रूवल मिल गया देन यू कैन गो फॉर अ मार्केट के अंदर. कई सारे ड्रग्स तो ऐसा हो गया ना कि रिसर्च मैकेक वो लोग हटा ही रहे हैं. नाउ दे आर ट्राइंग टू यूज देम ऑन माइस एंड देन दे आर यूजिंग देम ऑन द ह्यूमन बीइंग्स. काफी जगह अब ये स्टार्ट किया गया है. तो इन अ मैटर ऑफ सर्टेन इयर्स रिसर्च मैकेक को शायद यूज भी ना करें ड्रग टेस्टिंग के लिए. आपको क्या लगता है, रिसर्च मैकेक को यूज करना चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए? क्या कहते हो आप? नहीं यूज करना निकाल- चाहिए. करना चाहिए. श्रीका लेकिन नहीं करना चाहिए. उसको पहले यूज करो. एथिकल टर्म से अगर आपको याद होगा तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में हमने देखा था देयर आर सम एथिकल इश्यूज विद यूजिंग दिस एनिमल्स ना. So because of that, they are trying to find a different way so that these animals do not undergo immense pain and suffering. So future में काफी unlikely कि इनको ज्यादा कंटिन्यू करा जाएगा and you might find other way to do the testing. ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर का रिवीजन आप यहाँ पे खत्म होता है अल्टीमेटली. दिस इज वेयर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. अब मुझे बताओ कि इस चैप्टर में अभी भी कोई चीजें जो समझ नहीं आ रही, देन प्लीज रीच आउट टू मी राइट नाउ. अगर लग रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट अभी भी क्लियर नहीं है, या सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है समझ नहीं आ रहा, पीसीआर का फंक्शन क्या होता है समझ नहीं आ रहा, देयर इज समथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, या कुछ एनसीईआरटी में से है जो आपको अभी भी पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि यार ये कुछ एलियन टाइप का स्टेटमेंट है, लेट मी नो. बताओ क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? Yes. ठीक है, इफ यू स्टिल हैव सम कंसर्न प्लीज गेट बैक टू मी, बिकॉज़ मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा जिसमें मिक्सचर होगा. ये इसके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे एंड यू कैन हैव सम क्वेश्चन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स वाला सर्कुलेशन वाले चैप्टर के. सो डू दैट, डू दोस क्वेश्चंस. अगर लग रहा है कि बॉडी फ्लूइड का नहीं करना तो इसके क्वेश्चन कर लेके सेंड कर देना मेरे साथ, और आई विल ट्राई टू शेयर 2 सेपरेट असाइनमेंट. लेट्स सी. सो इसका असाइनमेंट एक शेयर करूंगा स्टेटमेंट बेस्ड वाला, सो प्लीज मेक श्योर डू दैट, कर लेना. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. शिखा आप भी करिए असाइनमेंट, काफी टाइम से असाइनमेंट आपके आ नहीं रहे. अपने हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकालिए शिखा और असाइनमेंट सॉल्व करिए. यस सर. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आपके कोई सवाल है तो बताइए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स you want to ask, you can go ahead and ask your questions. Nothing, so I'll